तो चुनावी मिजाज और वोटर्स का मूड ये सब हमने आपके सामने रखा और इस बीच महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक में हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान का मजाक उड़ा रही है और कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है वो राज्य गांधी परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी के महाघोटालेबाजों से सावधान रहना होगा। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। चलिए चुनावों से अलग अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन फूड एप्स जोमैटो और स्विगी को लेकर बड़ी खबर है। जोमैटो और स्विगी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीसीआई की जांच में कंपटीशन कानून तोड़ने का मामला सामने आया है। आखिर पूरी खबर क्या है, सुमिता करीर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमिता, बताइए पूरी डिटेल, आखिर क्या क्या रही है? जी, स्विगी और जोमेटो और क्विक कॉमर्स कंपनीज पे एंटी ट्रस्ट हीट बढ़ रही है, क्योंकि जो इंडिया का कंपटीशन रेगुलेटर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन में अलेज किया है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज ने कंपटीशन लॉज को ब्रीच किया है और एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है अपने प्लेटफॉर्म पे यूजर्स बढ़ाने के लिए। ये फाइल किया गया है रॉजर्स की एक रिपोर्ट में। इनफैक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोब है वो बताता है कि जोमेटो ने फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए पार्टनर्स के साथ ताकि उन्हें लोअर कमीशन मिल सके, और स्विगी ने गारंटी किया बिजनेस ग्रोथ को टू अ सेलेक्ट फ्यू प्लेयर्स अगर वो एक्सक्लूसिवली लिस्ट करेंगे स्विगी के प्लेटफॉर्म पे। नाउ एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि स्विगी ने किया अरेंजमेंट और जोमेटो ने किया अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ। उन्होंने ये इसलिए किया टू प्रिवेंट द मार्केट फ्रॉम बिकमिंग मोर कंपेटिटिव। इनफैक्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्विगी और जोमेटो और क्विक कॉमर्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी 2022 में, आफ्टर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कंप्लेंट के बाद, जब उन्होंने बोला कि फूड जो आउटलेट्स है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं इनकी एलिजेड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, ये जो इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग है, ये काफी क्रूशियल है, बिकॉज एक तो स्विगी ने अपना आईपीओ ओपन किया था और अगले हफ्ते हो सकता है वो लिस्ट भी कर ले। उनका जो आईपीओ है वो $11.3 बिलियन है। जोमेटो जो है एज अ कंपनी वो वैल्यूड एट $27 बिलियन। सो दोनों ही कंपनीज जो है वो बहुत बड़ी कंपनीज है और इस समय काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है ये सेक्टर। कोई कॉमर्स इन्वेस्टर्स ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया है और ओवरऑल जो इसका ग्रोथ मिला है यूजर्स के इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद, तो इसमें काफी ग्रोथ आई है। अब व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? वेल, सीसीआई जो है वो अपनी प्रो फाइंडिंग्स को रिव्यू करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि क्या पेनल्टी होनी चाहिए और क्या ऑर्डर चेंजेस होने चाहिए इन कंपनीज की बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। सुमिता, आपका इस अहम जानकारी के लिए। सरकारी एनबीएफसीज कंपनियों का रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े निवेश का प्लान है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं आखिर किस तरह की योजना बनाई जा रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है। सूत्र में बता रहे हैं कि आरईसी, पीएफसी और इरेडा जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने अगले 5 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है और
कई तरह के ऐसे ऑप्शंस तलाशे गए हैं जिससे कि जो इंडस्ट्री की फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार कई तरह के जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको तलाश रही है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, न्यूक्लियर एनर्जी, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, उन स्टोरेज इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फोकस्ड होगा। साथ ही साथ जो नई कैटेगरी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के दायरे में लाई जाए, उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश की है। साथ ही साथ इस बात का भी आग्रह किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्रायोरिटी फाइनेंसिंग की लिमिट है आरई प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, उसको 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इनफैक्ट मिनिस्ट्री तो इस बात के भी पक्ष में है कि आरई प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर डेडिकेटेड बॉन्ड लॉन्च करने की जरूरत है ताकि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद मिले। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की भी गुजारिश की है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिमिलर काइंड ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग को लेकर वो एक जैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फंडिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, जिससे कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं हो पा रही है। लिहाजा यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने की वकालत की गई है। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। माइनिंग सेक्टर को लेकर एक अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रॉयल्टी पर सरकार को 2 महीने में फैसला लेने को कहा है। पूरी खबर क्या है, ऐश्वर्या पाटिल इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी ऐश्वर्या। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया है कि 2 महीनों के भीतर रॉयल्टीज का कैलकुलेशन पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस पर निर्देश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पब्लिक कंसल्टेशन से इस पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। अगर माइनिंग रॉयल्टीज की बात करें तो इसके कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव से कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील है और बाकी माइनिंग कंपनीज पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए इसको रिकंसिडर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। रॉयल्टी पेमेंट्स इन कंपनीज के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है और इन कंपनीज पर काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा जो करंट माइनिंग रॉयल्टीज़ है उसके कैलकुलेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 14 का भी ये उल्लंघन करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर करंट कैलकुलेशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि माइनिंग कंपनीज जो है या माइनिंग ऑपरेटर्स है उनके बुक्स पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है, इसीलिए इसे रिकंसिडर किया जाए। और फाइनली वो ये भी कह रहे हैं कि MMRDA एक्ट 1957 जो है इस पर जो प्रस्ताव है, इसका संशोधन है, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए अगले 2 महीनों के अंदर, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया है। शुक्रिया ऐश्वर्या इस अहम जानकारी के लिए। इधर सरकार केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए खास तैयारी कर रही है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं समीर दीक्षित। देश में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसमें मेक इन इंडिया मिशन को और आगे ले जाने के मकसद से केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने एक नए स्कीम की शुरुआत करी है। स्कीम का नाम है स्ट्रेंथनिंग मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और इस स्कीम के लिए सरकार ने 3 साल के लिए 3 वित्तीय वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 2024-25, 2025-26 और 2026-27 ये 3 वित्तीय वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है और स्कीम का मकसद है कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जो फिलहाल बहुत सी चीज़ों के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना और स्किल को बढ़ावा देना। तो इस बड़े मकसद के साथ में इस स्कीम की शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है। ये जो स्कीम है इसके अंदर 5 सब स्कीम है, यानी कि 500 करोड़ रुपए का जो आवंटन होगा उसका अगर लेखा जोखा देखा जाए तो मेडिकल डिवाइस जो प्रमोशन है उसके लिए 10 करोड़ का आवंटन
किया गया है। ठीक इसी तरीके से जो कॉमन फैसिलिटी मेडिकल डिवाइस सेंटर के लिए बनाए जाएंगे उसके लिए 110 करोड़ रुपए का आवंटन है। जो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम जो इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए उसके लिए 180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये 500 करोड़ का खर्च इन 3 सालों में किया जाना है, जिसमें रोजगार देना और स्किल्ड जो मैन पावर है उसको डेवलप करने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सरकार इस स्कीम के जरिए फोकस करेगी और कोशिश ये करेगी कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके और फिर आने वाले वक्त में कम से कम एक ऐसी स्थिति बनाई जा सके कि जो भारत में सामान बन रहा है वो कम से कम दुनिया में एक्सपोर्ट हो पाए। तो उस बड़े महत्वाकांक्षा के साथ में इस स्कीम की शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका। बढ़ते हैं आगे। 14 लाख LIC एजेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। LIC के CEO सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि फिलहाल LIC की क्लॉ बैक नियम लागू करने की योजना नहीं है। इसके अलावा LIC के CEO सिद्धार्थ मोहंती ने क्या कहा, बता रहे हैं अनुराग शाह। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के 14 लाख जो एजेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। LIC के मैनेजमेंट के द्वारा अपनी तिमाही रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लैरिफाई किया गया है कि निकट भविष्य में LIC का क्लॉबैक क्लॉज लागू करने का कोई इरादा नहीं है और LIC के मैनेजमेंट का मानना है कि उनका एक्सपीरियंस जो होगा उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन निकट भविष्य में LIC क्लॉबैक क्लॉज को लागू नहीं करने जा रही है। जिस तरह से अक्टूबर के अंदर IRDA के नए सरेंडर वैल्यू के नियम लागू हुए, जहां पर पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा सरेंडर वैल्यू देना पड़ेगा, पहले साल में भी सरेंडर वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने 2 से 3 साल तक के क्लॉबैक क्लॉज को लागू किया। क्लॉबैक क्लॉज यानी अगर जो पॉलिसी जारी होती है और 2 साल या 3 साल के अंदर वो पॉलिसी को अगर सरेंडर कर दिया जाता है तो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी कमीशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया गया है वो कमीशन वापस रिकवर किया जाएगा। तो इसको लेकर LIC के एजेंट्स ने बड़ी संख्या में चिंता जाहिर की थी, ज्ञापन दर्ज कराए थे LIC के अलग अलग ब्रांच ऑफिसेस के ऊपर, लेकिन अब जो है LIC के सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा साफ कर दिया गया है कि निकट भविष्य में LIC क्लॉबैक क्लॉज को लागू नहीं करने जा रहा है। इसके अलावा LIC का यह भी मानना है कि जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है सरेंडर वैल्यू के नियम लागू होने के बाद उसमें सभी पॉलिसीज में बदलाव किया गया है, लेकिन कुल जो कमीशन है उसको नहीं बदला गया है। पहले साल के कमीशन में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर पूरी पॉलिसी टर्म में देखा जाए तो कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव ज्यादा नहीं किया गया है। मोटा तौर पे ये भी LIC के मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है और LIC का कहना है कि मार्जिन पर असर नहीं पड़ेगा नए सरेंडर वैल्यू के नियमों के बाद और सभी पक्षों का यानी पॉलिसी होल्डर एजेंट्स का जो है वो ध्यान रखा गया है। ये LIC के मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है अपनी रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। शुक्रिया अनुराग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। SBI ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। सितंबर तिमाही में कैसे रहे बैंक के नतीजे, एसेट क्वालिटी और ग्रोथ को लेकर बैंक का आउटलुक क्या है, इस पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने SBI के चेयरमैन CS शेट्टी से खास बातचीत की। SBI के नतीजे पर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं चेयरमैन CS शेट्टी जी। शेट्टी जी, आपका स्वागत है ET नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो नेट प्रॉफिट आई है इस बार, जिसको रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट भी बोल रहे हैं 18,331 करोड़ की, उसमें सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहे हैं? धन्यवाद अंकुर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो प्रॉफिट का कंपोनेंट्स देखते हैं, ये सही है कि अदर इनकम डेफिनेटली हेल्प किया है टू अचीव दिस प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। अदर इनकम का 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जनरली। वन इज ऑफ कोर्स लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, दूसरा है ये जो ट्रेडिंग गेन्स और ट्रेजरी गेन्स व्हाट वी कॉल, एंड तीसरा ये रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में जो रिकवरी होती है। वी हैव हैड अ रोबस्ट रिकवरी। रिटर्न ऑफ अकाउंट में हमारा रिकवरी एफर्ट फ्रूटफुल रहा है एंड वी हैव अ रन रेट ऑफ ऑलमोस्ट 2,300 crores दिस क्वार्टर एंड वी विल होपफुली कंटिन्यू दैट। सो दिस अदर इनकम कंपोनेंट जो राइट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में जो रिकवरी हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेडिंग गेन्स में 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। Trading profit is a function of yield movement and we were able to take advantage of that yield movement. And दूसरा MTM gains. MTM gains also is a function of yield movement. ये मेरे ख्याल से जो
हमारा जो रेट एक्सपेक्टेशंस है और यील्ड मूवमेंट के एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से ये ट्रेडिंग गेन्स कंटिन्यू करना चाहिए एंड वो जो रिकवरी एफर्ट्स भी कंटिन्यू करना चाहिए एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑल्सो रोबस्ट सेकेंड हाफ में हमारा बिजी सीजन हो जाता है। ये तीनों मिलके ये जो अदर इनकम का कॉम्बिनेशन और जो कंट्रीब्यूशन था प्रॉफिट में वो कंटिन्यू करेगा। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोर इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम जो बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। आपके जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो जरूर बढ़े हैं, लेकिन अगर हम डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें और हमें क्या चाहिए कस्टमर्स को, कि हमें लोन जो है वो सस्ते चाहिए और डिपॉजिट्स थोड़े अच्छे रेट पे चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके पास अभी भी स्कोप है क्या थोड़े से डिपॉजिट रेट्स बढ़ा के देने? नहीं, हम कोशिश तो जरूर करेंगे, बट एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट लॉन्च किए थे हम दिस ईयर कॉल्ड अमृत वृष्टि, जो 444 डेज का डिपॉजिट है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये जो डिपॉजिट प्रोडक्ट है बहुत पॉपुलर हो गया हमारा कस्टमर्स के, एंड वी वर एबल टू मोबिलाइज a significant amount of deposits under this scheme. So that scheme will continue for some more time and definitely up to 31st March 25. Whatever happens on the rate cut, वो जो रेट देना चाहते हैं हमारे डिपॉजिटर्स को, हमारा 22,000 जो ब्रांचेस है उसमें जो 50 करोड़ का कस्टमर्स है उनको जो भी इंटरेस्ट रेट कंपेंसेशन देना चाहते हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं हम। जी, योनो 2.0 की काफी दिनों से बात हो रही है, हम कब तक देख सकते हैं उसको फ्लोर पर? योनो 2.0 जर्नीस अच्छा तरीके से वो निकल के आ रहा है, बट ये कस्टमर इंटरफेस के अलावा उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहा है, डेटा आर्किटेक्चर चेंज करने का, टेक्नोलॉजी चेंज करने का, सो दैट जो ऐप हम देने वाला है योनो 2.0 में वो इंट्यूटिव रहे और स्टेबल रहे एंड कस्टमर ओरिएंटेड रहे और हाइपर पर्सनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे ख्याल से ये मैंने अक्टूबर बोला था पहले जो क्लोज यूजर ग्रुप में जाएगा, अभी लगता है अभी दिसंबर तक हम क्लोज यूजर ग्रुप में जाने चाहते हैं। वी वांट टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट। अभी भी योनो 1 में जो हमने योनो 1 में जो डेवलपमेंट्स है वो बंद नहीं किया है, व्हाट वी कॉल योनो 1.5, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। अब देखें तो अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, अब नए फीचर्स हमने योनो 1.5 में लेके आए थे। सो बट योनो 2.0 क्लोज्ड यूजर ग्रुप में हम दिसंबर तक जाएंगे। जी, आपका आरओए 1% के ऊपर लगातार है, आरओई का टारगेट 15% है, लेकिन आप 21% के ऊपर है। शेयर धारक हमेशा उम्मीद करते हैं आप जैसी कंपनी से जहां पर रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट हो रहा है कि डिविडेंड बढ़िया मिले, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा डिविडेंड की जो उम्मीद है शेयर धारकों की वो पूरी हो सकती है? डिविडेंड डिसीजन तो बोर्ड लेगा, अभी तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेट द बोर्ड डिसाइड ऑन दैट, एंड अभी दूर है, अभी एक आधा हाफ ईयर बाकी है एंड उसके जो प्रॉफिट बनने वाला है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो आपने हाफ ईयरली की बात की, तो वहां पे 55,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ऑलरेडी कमा चुके हैं, आपको 1 लाख करोड़ नेट प्रॉफिट तक जाना है, आपने मंशा जाहिर कर दी है, तो इस साल तो कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1 लाख करोड़ के पार होगा? जरूर, आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होना चाहिए रन रेट के हिसाब से, अनलेस सम हेडविंड्स हैपन, बट आई थिंक वी आर देयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।